हाँ भाई, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। वर्क, थोड़ा सा मेरे को बता दो आप वर्क के बारे में क्या जानते हो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्क। क्या जानते हो बेटा वर्क के बारे में? साइना, हाँ कुछ आइडिया है? हाँ बताओ बताओ तेजी से। हाँ वेरी गुड, थोड़ा बहुत आइडिया है। लेकिन सबसे पहले वर्क जो है दो टाइप का है। फॉर कांस्टेंट फोर्स, फॉर कांस्टेंट फोर्स, क्लियर है क्या बात? फॉर वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स। तो पहले देखेंगे हम वर्क डन बाय, है ना, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, है ना। तो जो W की डेफिनेशन होती है, जैसे मान लिया कि मास m है, आपने इसमें फोर्स लगाया F ऐसे करके, तो ये थोड़ी देर में यहां पर था, थोड़ी देर बाद डिस्प्लेस होकर के ये यहां पे आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो फोर्स तो ऐसे है और इनिशियल पोजीशन A पर है, इसकी पोजीशन कहां है A, और फिर कहां पे आ गया B। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो इधर की ओर हो जाएगा, फोर्स वेक्टर इधर है, ऐसे, है ना। चलो वेक्टर वेक्टर छोड़ो अभी। तो वर्क क्या होगा? W इज डिफाइंड एज वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट in the direction of force, in the direction of force। एक तो डेफिनेशन ये होती है, दूसरी डेफिनेशन वर्क की ये भी होती है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय फोर्स in the direction of, in the direction of displacement, in the direction of displacement। ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे इस केस में देखें, यदि मैं इस केस में देखूं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो W कितना हो जाएगा? F into D हो जाएगा। बात समझ में आई? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो वर्क होगा इट विल बी इक्वल टू F into D हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? ये दूसरा, अभी देखो मैं आपको बताता हूं, इसमें जरूरी नहीं है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पूरी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। फोर्स इस तरीके से भी लग सकता है, जैसे कि मास m है, फोर्स आपने ऐसे लगाया किसी एंगल थीटा पर, और इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस होकर के ये कहां पर आ गया भाई? ये आ गया फाइनल पोजीशन B पर, और ये डिस्टेंस कितनी है D। तो इस केस में या तो इस डेफिनेशन को यूज कर लो आप, या इस डेफिनेशन को, है ना। मैं इसमें देखता हूं सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, और इधर की ओर ये फोर्स कितना हो जाएगा? F cos थीटा, और इधर कितना हो जाएगा? F sin थीटा। सही है ना? ये हो जाएगा F cos थीटा एंड F sin थीटा हो जाएगा। तो W is equal to displacement and the force in the direction of displacement। फोर्स कितना है? F cos थीटा। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसे? F d cos थीटा। जबकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो और we can write down this is the dot product of F dot d, where theta is angle between force vector and displacement vector।
ये आपको समझना। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. ऐसे करना है ना। तो ये जाएगा एफ डॉट डी, एफ डॉट डी, है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव होता है ना, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब आप इसे क्या कर सकते हो, यू कैन राइट डाउन दिस और W is equal to D displacement dot F भी आप इसे लिख सकते हो, both are correct, ठीक है। G dot F ये क्या है भाई, this is dot product, dot product है ना। important point ये है कि work is scalar quantity, work कैसी quantity है भाई, scalar quantity है ना। यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज जूल। क्लियर है क्या बात? Yes. और सीजीएस यूनिट क्या होती है भाई, आर, है ना, ई आर जी आर। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला एम ए, डायमेंशन फॉर्मूला ये हो जाए। बात समझ में आई नहीं? इस तरीके से तो W is equal to FD cos थीटा, है ना, ये याद रखना, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। सर आपने डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या लिखा है? एम एल स्क्वायर आएगा, है ना, एम ए, डब्ल्यू क्या होगा, एम ए इंटू एल हो आएगा, सही है क्या? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू is the dimension form। सर एग्जैक्टली होता क्या है? अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता आपको? नहीं। अच्छा, यूनिट डायमेंशन नहीं पढ़ी आपने? देखो इधर, यूनिट डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन पहला चैप्टर नहीं सर वो नहीं पढ़ा। अभी नहीं पढ़ा तो फिर तो कभी नहीं पढ़ोगे, पढ़ा देंगे बाद में कभी, है ना। फोर्स m into a होता है ना, तो m तो मास, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये तो हो जाएगा l अपॉन t, तो ये हो जाता है वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला lt माइनस 1, और एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी lt माइनस 1 अपॉन t, तो ये आता है lt माइनस 2। तो मास का तो हो जाएगा m, एक्सेलरेशन का हो जाएगा lt माइनस 2, तो ये आ गया फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, और w हो जाता है फोर्स इनटू d, है ना, तो f इनटू d, f का डायमेंशन फॉर्मूला m एट t माइनस 2, और डिस्टेंस है लेंथ ml स्क्वायर t माइनस 2, ऐसे आता है। छोड़ दो, नहीं आता है तो समझ में बाद में हम कर लेंगे, है ना।
हाँ भाई, Yes, right. The computers. Yes, sir. अच्छा सही है। तो ये है, तो जो वर्क है डिपेंड करता है फोर्स पे, है ना। वर्क डिपेंड अपॉन किस पे? वर्क डिपेंड्स अपॉन पहला फोर्स, जितना फोर्स लगा रखा है। सेकंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी डी पर। और तीसरा क्या है बेटा? एंगल थीटा, थीटा पे भी निर्भर करता है ना। तो ये बताओ थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम कॉस थीटा, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है कितनी? 1, है ना। Yes. अब इसमें केस बना देता हूं, केस 1, if थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज फोर्स वेक्टर इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहने का मतलब फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। बोलो ऐसे, Yes. फिर डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो cos 0 W क्या होगा? मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? एफ डी cos 0 और F इंटू टी, तो W मैक्स इतना हो जाएगा, है ना। केस 2 यदि मैं आप लिखूं, केस 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे? मान लेते हैं फोर्स वेक्टर ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे है, ऐसे करके, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। तो W कितना हो जाएगा? एफ डी cos 90, cos 90 होता है 0, तो वर्क हो जाएगा 0, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट केस है क्या? कि when force is perpendicular to displacement, perpendicular to displacement, then work done is 0, work done is 0। Force is perpendicular to displacement, one work done is 0।
हाँ भाई लिख लिया। इसमें केस 3, हाँ केस 3 यदि आप लिखोगे तो केस 3 क्या आएगा, इफ थीटा इज 180 डिग्री, यानी कि फोर्स तो इधर लग रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट है इधर, ऐसे डिस्प्लेसमेंट है इधर, तो दोनों के बीच क्या है, 180 डिग्री का एंगल है, दैट इज फोर्स एंड डी वेक्टर आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। तो जो वर्क होगा, वर्क इस केस में मिनिमम हो जाएगा और एफ डी कॉस 180 हो जाएगा, एफ डी कॉस 180, और ये हो जाएगा एफ इंटू डी माइनस 1 माइनस एफ इंटू डी हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? ये सही है बात, ऐसे है, ठीक है। एक तो ये बात ये हो। दूसरा, मैं कुछ सवाल करा देता हूं आपको, तो आप उससे समझ, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, अब जो आपकी फिजिक्स में अब चीजें आएंगी, कुछ नई चीजें नहीं आएंगी, कुछ भी नई चीजें बहुत ज्यादा नहीं आएंगी। अब रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये सब चीजें 2-3 चैप्टर और पढ़ लेंगे फिर तो सारा रिपीट ही होना है, समझो। तो जो फिजिक्स है वो 2-3 चैप्टर की ओर है बस, उसके बाद कुछ ज्यादा तामझाम बसता नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ये मान लिया हमारे पास 2 kg का ब्लॉक है और इसमें फ्रिक्शन है 0.1, आपने यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये स्टार्ट करता है अपनी मोशन को, तो आपको ये बताना है ना, आपको ये बताना है कि t 2 सेकेंड में कितना वर्क करना है ना। लिखो क्वेश्चन, लिख लो, चित्र बाद में बना देना, पहले इंग्लिश लिख लो। A force F is acting, a force F is equal to 20 Newton is acting on the block as shown in figure, find the work done in t is equal to 5 second by first F, है ना, second normal reaction, external force, third gravity, fourth friction force। ये आपको वर्क है। इफ ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, also find work done by all the forces, also find work done by all the forces। 20 न्यूटन का फोर्स लगता है और ये 2 kg का है ना, और ये ग्राउंड है। ठीक है, तो देखो, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा
नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा और फ्रिक्शन के द्वारा वर्क निकालना है। तो वर्क निकालने के लिए पहले डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा। तो t = 5 सेकंड में देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि इसकी स्पीड कितनी है, 0 है ना, यू तो 0 है, लेकिन इसमें जो फोर्स लगेगा एक तो 20 न्यूटन का और एक फ्रिक्शन का लगेगा, तो एक्सेलरेशन ये आ जाएगा। तो Fnet = ma लगा देंगे, Fnet = ma लगा देंगे, 20 माइनस फ्रिक्शन = 2 * a। फ्रिक्शन कितना आएगा भाई, फ्रिक्शन आएगा mu * n, है ना, = 2 * a, 20 माइनस 0.1 * 2g = 2a, 20 माइनस 2 = 2a, a = 18/2 = 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा और मेरे को ये s निकालना है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो निकालेंगे ut प्लस हाफ ad स्क्वायर से निकालेंगे। क्लियर है बात? तो u तो 0 है, तो 0 प्लस 9 * 5 स्क्वायर, तो आ जाएगा 5 × 25, 25 निम्मा कितने होंगे, 225 बटे 2 मीटर। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो कि जब ये बॉडी चल रही है और ये रास्ते में है ना, तो t = 5 सेकंड पे यहाँ पे आ जाएगी और ये t = 0 पर यहाँ पे होगी और डिस्प्लेसमेंट जो होगा टोटल वो ये हो जाएगा। जब ये बॉडी 2 kg की बॉडी जब ये बीच में है या चल रही है, तो इस पे फोर्स mg कैसे लगेगा, इधर की ओर नॉर्मल ऐसे लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगेगा और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो ऐसे लगेगा। बात समझ में आई? कॉपी कर लेना। हाँ भाई, तो अब मेरे को बता दो कि इनिशियल पोजीशन तो ऐसे देखेंगे, इनिशियल पोजीशन तो A यहाँ पे थी और फाइनल पोजीशन B यहाँ पर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो यही हो गया, लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो किधर लग रहा है भाई, इधर लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सटर्नल फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो वर्क जो होगा वर्क डन बाय F, है ना, F एक्सटर्नल कितना लिख दूं, F * d * cos 0, यानी कि फोर्स कितना लग रहा था 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना था 225/2 * cos 0, कितना हो जाएगा 2250 जूल इज द करेक्ट आंसर। बात सही है। दूसरा मेरे को ये बताओ वर्क डन बाय नॉर्मल कैसे निकालेंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट तो ये है और नॉर्मल लगेगा ऐसे, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा n * d * cos 90। तो यानी परपेंडिकुलर फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा वो फिर से 0 हो जाएगा। आप मेरे को वर्क डन बाय ग्रेविटी भी बता दो, है ना, कितना आएगा भाई, mg कितना लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट है इधर, mg नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल कितना है,
90 डिग्री। वर्क कितना हो गया? 0। आप मेरे को ये बता सकते हो कि व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स? -80। हाँ, नहीं नहीं नहीं, फोर्स लिखेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा कैसे? अरे फ्रिक्शन तो इधर है, ऐसे करके फ्रिक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो फ्रिक्शन इंटू डी इंटू कॉस 180, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? म्यू इंटू एन इंटू डी -1, तो -1 एन की वैल्यू कितनी होगी? एन की वैल्यू होगी 2g, है ना, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 225/2, है ना, तो ये हो जाएगा 225 जूल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो नेगेटिव आता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 है, वर्क डन बाय नॉर्मल भी 0 है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आ जाता है बेटा? 2250 जूल। अभी तो हमें टोटल वर्क डन भी निकालना है, कॉपी करो यहां तक। सही है नहीं? ये है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, हाँ भाई, कितना टोटल वर्क था? टोटल वर्क जितने इतने फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पे? एक्सटर्नल फोर्स, है ना, प्लस नॉर्मल, प्लस ग्रेविटी, प्लस फ्रिक्शन। तो कितना हो जाएगा बताना? 200, 2250, 0 0 माइनस 225, है ना, तो हो जाएगा 2025 जूल इज द टोटल वर्क। बात समझ में आई? Yes, sir. अच्छा, इसी क्वेश्चन में लिख लो, ये लिख लो, इसमें दूसरा एग्जांपल लिख लो। इन द अबव क्वेश्चन, लिखो, इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। in the above question find the initial and final kinetic energy of the block, initial and final kinetic energy of the block, and show that total work done is equal to k final minus k initial, and show that total work done is equal to k final minus k initial। सही है बात? तो कैसे करेंगे बताओ? हाँ भाई,
के इनिशियल, ये आ रहा ना 2 kg, u कितना है इसका 0, यहां पर इसका v आ जाएगा, तो ki इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या बात भाई? v की वैल्यू क्या होगी, v इज इक्वल टू u प्लस 80, u तो है 0, एक्सेलरेशन कितना निकाला था इसका 9 इंटू t कितना है 5, तो वेलोसिटी कितनी आएगी 45 मीटर पर सेकेंड, इसलिए k फाइनल कितना हो जाएगा हाफ एम v स्क्वायर, मास कितना है इसका 2 और v कितना है 45 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर। क्लियर है बात? अब देखो 45 इंटू 45 करेंगे, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 2 22, 4 पंजे 20, हंस लग गया 2, 4 चौक 16 और 2 18, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 20 25, 45 का स्क्वायर 20 25, दिस इज के फाइनल। तो टोटल वर्क डन कितना था भाई, टोटल वर्क डन 2025 एंड के फाइनल माइनस के इनिशियल कितना था, के फाइनल माइनस के इनिशियल कितना है भाई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2025 माइनस 0 इक्वल टू 2025 जूल, है ना। हेंस ऐसे लिखेंगे टोटल वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो जो टोटल वर्क डन है वो के फाइनल माइनस के इनिशियल के इक्वल आता है। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। सही है भाई, ये है। तो आप इसमें लिख सकते हो ये केवल और केवल एक्सप्रेशन जो है केवल इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम, और इसे हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं इसे? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम? लिखाऊंगा मैं इसे। वर्क एनर्जी थ्योरम होती है टोटल वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। WET बोलते हैं इसे, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं इसे शॉर्ट में? WET लगाएंगे, बहुत अप्लाई करेंगे WET। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना।
ये वैलिड होती है सभी प्रकार के फोर्सेस के लिए। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि मान लिया हमारे पास 2 kg का ब्लॉक है और ये रिलीज फ्रॉम रेस्ट। जब ये रिलीज फ्रॉम रेस्ट करता है तो नीचे आता है ना, नीचे आ जाएगा ऐसे। तो आपको ये बताना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इन 3 सेकंड एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इन 3rd सेकंड, है ना। लिखेंगे ए ब्लॉक ऑफ mass 2 kg is released from rest under gravity. Find the work done by gravity first in first 3 second in first 3 second second in 3rd second of the motion। ये आपको निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, 3 सेकंड में निकालना है और 3rd सेकंड में निकालना है। सही भाई। तो जब आपने u इक्वल टू 0 से 2 kg के ब्लॉक को छोड़ा a पॉइंट से, तो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे तो कितना था, t बराबर 0, यहाँ आ जाएगा 3 सेकेंड, है ना। यह आ जाएगा 2 kg b। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो नीचे की ओर होगा, है ना। u कितना है इसका, u है 0 और डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे की ओर। और कितना मान लेते डिस्प्लेसमेंट, h। बात समझ में आई। ये हो जाएगा h। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दूंगा मैं, तो इनिशियल तो 0, तो h इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो 3 सेकंड में, इन 3 सेकंड में h जो आएगी वो आएगी 10 इंटू 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 45 मीटर। सही है। अब ध्यान से देखो, जब ये नीचे चल रहा है ब्लॉक, तो ग्रेविटी किधर लगेगी, नीचे की ओर लगेगी ना, लगेगी ग्रेविटी नीचे की। तो जब ग्रेविटी नीचे की ओर लगेगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट भी डी एच इधर ही है, एच मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों सेम डायरेक्शन में mg फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नीचे एक ही डायरेक्शन में है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, mg fd cos 0। f कितना है mg, d कितना है h into 1। तो ये वर्क हो जाएगा mgh। m कितना है 2 into 45 कितना हो जाएगा b, 900 जूल। इस तक करेक्ट। 900 जूल is the correct answer।
गया अभी कॉपी बेटा साइन अप। साइन अप कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। हाँ, तो 900 जूल वर्क होगा। साथ में थर्ड सेकंड में, ये तो हो गया फर्स्ट 3 सेकंड में वर्क, और सेकंड होगा हमारा थर्ड सेकंड में। थर्ड सेकंड कैसे होगी बताओ? जब आप इसे ड्रॉप करोगे तो t बराबर 0 है ना, यहाँ t बराबर 1, यहाँ t बराबर 2 सेकंड, और यहाँ t बराबर 3 सेकंड हो जाएगा। तो ये वाली जो होगी ये फर्स्ट सेकंड होगी, ये सेकंड सेकंड होगी, और ये थर्ड सेकंड होगी। थर्ड सेकंड। तो थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है अपने को, यानी कि h डैश निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? या तो फॉर्मूला लगा दो, या S3 में से क्या निकाल देंगे? S2 निकाल देंगे। तो ये कितना जाएगा? h डैश। तो डिस्प्लेसमेंट है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होएगा वो निकल जाएगा। कितना आएगा भाई? h डैश इज इक्वल टू S3 माइनस S2। S3 कितना आएगा बताओ? इट इज इक्वल टू ut प्लस 14 हाफ एट स्क्वायर माइनस ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। u तो दोनों में क्या है? 0, एक्सेलरेशन है g, 3 स्क्वायर माइनस 0 है ना, कितना है? हाफ g 2 स्क्वायर। ये बात समझ में आती है नहीं? तो g/2 कॉमन लेके 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 10/2 9 माइनस 4 5 into 5 is equal to 25 मीटर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये थर्ड सेकंड में यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट होगा, और mg भी नीचे लग रही है, इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो mg into h डैश into cos 0, यानी कि mg h डैश होगा। m का मतलब 2, h का मतलब 25, तो कितना आ गया? 500 जूल इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई, हो गया क्या साइन अप? यस सर। है ना? इसे आप nth डिस्टेंस के फॉर्मूले से भी कर सकते थे। क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है? m2 मेथड 2 लिख लेना, ये मेथड 1 है। क्या होता है भाई? u plus 1/2 a 2n minus 1। याद है साइन है? भूल गए आप? यस सर। है ना? तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? u है 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है? g, कौन सा सेकंड? थर्ड सेकंड। तो g/2 6 minus 1 10/2 into 5 25 मीटर इज द करेक्ट आंसर। nth सेकंड के फॉर्मूले से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, है ना? SNF तो यह जाएगा s5। तो s5 जो होगा वो 25 मीटर होगा, और वर्क तो हमें निकालना ही है ऐसे, तो इस चीज का ध्यान रखें। सही है बात?
Yes, sir. तो ये वर्क निकाल लें हम वर्क पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, है ना, कांस्टेंट फोर्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो मान लिया, ऐसे भी आप लिख सकते हो कि यदि ये मास m है और ये नीचे आता है कितने हाइट से, h हाइट से, तो ग्रेविटी तो नीचे लगेगी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इसमें कितना होगा, mgh, सही है ना। और अगर जो मान लेते हैं ये m है और ये ऊपर जाता है कितनी ऊंचाई से, h डैश ऊंचाई से ऊपर जाता है, ये तो नीचे आता है ऐसे, ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो इसमें mg कितना लगेगा नीचे और डिस्प्लेसमेंट कितना है ऊपर की ओर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी होगी इसमें, माइनस mg h डैश। ये बात क्लियर है क्या, नहीं Yes. है ना। जो इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी होगी इट विल बी इक्वल टू माइनस mg h हो जाएगी। कॉपी कर लो। Yes, sir. ठीक है भाई, तो ये हो जाता है। अच्छा, मैं अब आपको और बताता हूँ, क्या बताना था, हाँ एक एग्जांपल समझ लो क्या है। मान लिया हमारा इंक्लाइन प्लेन है और ये 37 डिग्री है ना, और मान लेते हैं ये हमारी हाइट 16 मीटर की, एक हमारे पास ब्लॉक है 5 kg, इसके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.1। बात समझ में आई। दिस ब्लॉक इज released from position A when it reaches at the bottom of the inclined plane। यहां से रिलीज करते हैं और यहां पे आ जाता है, तो यू हैव टू फाइंड वर्क, है ना, वर्क निकालना है। तो लिख लो क्वेश्चन, इफ ब्लॉक इज रिलीज्ड from top of the incline as shown in figure, find work done when it reaches the bottom, at point B by the forces, by first point by gravity, second normal, third friction, also show that total work is equal to K final minus K initial। आपको ये भी बताना है कि जो टोटल वर्क डन है वो K फाइनल माइनस K इनिशियल के इक्वल होगा। ठीक है भाई, Yes. ये है क्वेश्चन, Yes, sir. देख लिया। तो हम निकाल बोर्ड पे देख,
जब ये बॉडी एक इंक्लाइन प्लेन पे चलेगी, इस तरीके से चलेगी 5 kg की बॉडी, तो एक तो इसमें 5G लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा और एक फ्रिक्शन लगेगा, और तो कोई फोर्स नहीं लगेगा भाई इसमें, समझे? और तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो बोर्ड पे देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से, कि इधर देखो, यहाँ पे बोर्ड पे देखना भी, मैं यहां बनाता हूं, ये मान लिया एंगल थीटा है और ये हाइट है h, है ना? इसे लिख लेना भाई, रफ में लिख लेना इसे, थोड़ा बड़ा चित्र बना करके, है ना? ये हाइट है, इंक्लाइन की हाइट कितनी है? h। तो जब ये ब्लॉक यहां से रिलीज होता है तो ऐसे ऐसे नीचे की ओर आ जाता है। बात समझ में आई? तो ये बताओ, इसमें mg फोर्स किधर लगेगा? mg किधर लगेगा? नीचे। 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 क्लियर है क्या बात? तो ये बताओ, व्हाट इज द वर्क डन बाय mg? तो मेरे को ये एक बार सुनो, ये मान लिया h है और ये बेस मान लिया हमें x है। यहां से देखो, इसे दोबारा बनाना है, यहाँ पे दोबारा बनाते जाना भाई रफ में। ये h है, ये x है ना? और ये d है मान लेते हैं। तो पार्टिकल यहाँ पे था पहले, अब कहां पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया b पे। तो आप मेरे को इसमें डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट a से b में? d होगा, बिल्कुल सही बात है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो है, ये x में भी जा रहा है, y में भी जा रहा है। अगर जो मैं आपसे पूछूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? नहीं 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 नहीं, d cos 90 माइनस थीटा नहीं, ये h है, ये x है। नीचे क्यों? नहीं नहीं नहीं, ये थीटा मीटर नहीं दिया हुआ, ये h और d और x दिया हुआ है, बस ये देखो आप। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? d। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है क्या नहीं बेटा, ये बताओ। हाँ, तो अब मेरे को बताओ कि यदि मैं इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखना चाहूंगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होती है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना? या लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय फोर्स इन द डिस्प्लेसमेंट। तो mg किधर लग रहा है? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का? टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये है, लेकिन नीचे की ओर कितना है? h। तो mgh। समझ में आ रही है बात नहीं? तो वर्क डन ग्रेविटी कितना होगा? mgh, है ना? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट in the direction of force. This is the work done by gravity. Force multiplied by displacement in the direction of force.
क्लियर है क्या बात? Yes, sir. हाँ, तो ध्यान रखना इधर की ओर जो फोर्स होगा वही डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। तो mg into h कर दो, सही है। थोड़ा सा इसके नीचे और लिख लेना। देखो मैं इसमें आपको और बता देता हूं, थोड़ा सा रफ में ही लिख लेना भाई, रफ में ही लिख लेना। हाँ, बोर्ड पे देखो, ये तो हो जाएगा मेथड 1, लिख लेना इसे मेथड 1। अब ध्यान से देखो इधर, मेथड 2 में लिखना, रफ में ही लिखते जाना। ये तो लग रहा है mg और ये है h, मान लिया ये है h, तो इधर कितना फोर्स लगेगा mg sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है d, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा mg sin थीटा इनटू d। बात समझ में आती है नहीं? Yes. mg sin थीटा इनटू d, इसका मतलब ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? Yes. अगर जो मैं थीटा मान लूं तो sin थीटा कितना होगा h अपॉन d, तो d इंटू mg h अपॉन d, d से d कट जाएगा, तब भी वर्क कितना आएगा mgh। क्लियर है क्या बात? Yes. तो वर्क हमेशा ग्रेविटी के द्वारा mgh ही होगा। व्हाट इज h? h इज द हाइट या डेप्थ नीचे की तरफ, चाहे पार्टिकल कैसे भी जाए, ऐसे ऐसे करके कैसे भी जाए। क्लियर है क्या बात? कॉपी कर लो यहां तक। कर लिया बेटा कॉपी? Yes, sir. हाँ, तो दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो मैं इसे साफ कर रहा हूं, तो ये इसका मतलब ये है कि इंक्लाइन, मतलब ये m को ऐसे ऐसे कैसे भी लाएं तो वर्क डन कितना होगा mgh ही होगा, सही है? Yes. तो सवाल तो हमारा ये था। हाँ भाई, यहां से लेकर के आ रहे हैं 5 kg के ब्लॉक को, और ये h दिया हुआ है 60 मीटर, और ये ऐसे ऐसे करके यहां तक आ जाता है। क्लियर है क्या बात? तो फर्स्ट केस में क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना लिख दूं भाई, mg into h, थीटा बीटा से कोई मतलब नहीं है, Yes. तो mgh mgh कितना हो गया 600 5 30 3000 जूल इज द करेक्ट आंसर। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। Yes, sir. ठीक है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल, सेकंड था वर्क डन बाय नॉर्मल, कितना आएगा भाई वर्क डन बाय नॉर्मल? 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ये है, अरे अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट तो यही है, ये तो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट है, ये सॉरी ये वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल में है, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट तो यही है। तो नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 0, सिंस नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तीसरा वर्क डन बाय नॉर्मल आ गया, mg आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। हाँ भाई, कितना आएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, माइनस म्यू mg cos थीटा इनटू d। क्या मैंने सही लिखा है क्या? Yes. ऐसे लिखेंगे फ्रिक्शन इनटू d इनटू cos 180, ये आएगा फ्रिक्शन कितना म्यू mg cos थीटा इनटू d इनटू -1 माइनस म्यू mg d cos थीटा।
तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें। तो डी, ये तो स्पेशल ट्रायंगल है ना, ये 37, ये 60 होगा, ये 80 मीटर होगा, और ये कितना हो जाएगा भाई 100 मीटर। सही है ना? तो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.15 इंटू जी, और डी फॉर डिस्प्लेसमेंट कितना है 100 इंटू कॉस थीटा, कॉस 37। कितना आंसर आएगा cos 37 4/5 माइनस 400 जूल इज द करेक्ट। दिस द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब ये बताओ कि यहां पर फोर्थ में लिख देंगे, फोर्थ में आप ये चित्र बनाएंगे और u बराबर 0 है और v निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, याद है मेरे को तो 10 sin 37 0.110 cos 37 3/5 4/5 6 माइनस 4 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v निकाल लो। हेलो, हाँ भाई, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे v बराबर u प्लस 80 से एक्सेलरेशन एट 2। अच्छा, अरे हम तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगाएंगे फिर, क्योंकि s पता है ना हमें। तो u तो है 0, 2 इंटू 2 इंटू s कितना है, अरे ये 100 मीटर है ना, v स्क्वायर, तो v आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये सही है बात? तो k इनिशियल कौन बताएगा? k इनिशियल है 0, k फाइनल हाफ m v स्क्वायर, हाफ m और 20 का स्क्वायर, तो 5/2 इंटू 400, तो एक्सेलरेशन 2 कैसे आएगा? 5 दूनी 10 और 6 में से चला गया, सही तो आ रहा है। एक मैंने गलत कर दिया क्या? 5 30 माइनस 4 यही आएगा ना, तो ये आ जाएगा कितना 26/5 5.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गलत आ रहा है ये, तो आंसर ही गलत आ रहा है। तो कितना हो जाएगा 5.2 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा भाई 2 इंटू 520, ये आ जाएगा 0 5 दूनी 10। v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें वैसे भी v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, है ना? तो v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो आ गया 0 40 5/2 20 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 पंजे 25 और 26, तो फाइनल टाइम पे करना है 2600 जूल। बोलो कॉपी करो यहां तक। यस
सुविधाओं तो टैब लगानी चाहिए सिंपल काम में। Yes, sir. हाँ बेटा ये ठीक है। तो टोटल वर्क निकाल लोगे अभी आप? टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना था? 300, 3000 माइनस 400 प्लस 0 तो 2600 जूल। सही है? तो देख लो के फाइनल माइनस के इनिशियल, है ना? इसलिए टोटल वर्क इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। बिल्कुल सही बात है। Yes. क्लियर है के बाद? Yes, sir. तो मैंने अभी आपको बताया कि जो इंक्लाइन प्लेन के केस में, इंक्लाइन प्लेन के केस में, है ना, इंक्लाइन प्लेन के केस में देखो, मान लिया हमारे पास ये 80 मीटर की हाइट है और ये 30 डिग्री है। ये हमारे पास 80 मीटर की हाइट है, ये 45 डिग्री है। ये हमारे पास 80 मीटर की हाइट है और ये हमारा 60 डिग्री है। सही है बात? आपने इस केस में मास m और मास m को यहां से रिलीज किया। सही है? फ्रिक्शन कहीं मान लिया फ्रिक्शन 0 है सब जगह, चलो फ्रिक्शन हो भी या नहीं भी, तो ये केस 1, केस 2, केस 3, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी in each case when block reaches at bottom। बॉटम पर पहुंचे आपको Same ही होगा सबको। NG into FT. So, हाँ हमें कितना आएगा? सब में सेम ही होगा NG into हाँ FT. सब में सेम ही होगा, जबकि जो इंक्लाइन प्लेन है D1, D2 और D2, D3, है ना, ऐसे लिखेंगे ऐसे कि D1 लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन, लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन लिख लेना बेटा जरूर। इंक्लाइन प्लेन are not equal, that is D1 is not equal to D2 is not equal to D3, but work done by gravity in each case will be कितना? mgh in each case will be mgh, that is work done by gravity does not depend upon
लेंथ ऑफ इंक्लाइन, लेंथ ऑफ इंक्लाइन। सही है, इंक्लाइन की लेंथ पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। हाँ फोन कर ले, है फोन या मैं करूं? मैं उससे बोल देता हूं, वो फोन कर लेंगे, रुक जा। देख लिया बेटा? एक सेकंड। हाँ तो क्या मैं कर रहा हूं? हाँ, तो इंक्लाइन प्लेन की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। तो इसके बाद में आपको चित्र बनाना है ये। एक मिनट रुको। हेलो, तो ये 80 हाइट पे डिपेंड करता है। आप अगर जो इंक्लाइन प्लेन को ऐसा बनाओगे, कैसा, यूं करके, यूं, और ये कितनी होगी, हाइट जो होगी 80 मीटर होगी। बोलो, समझ में आई बात? तो जब ये ब्लॉक ऐसे ऐसे करता हुआ यहां पर आएगा ऐसे, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी? वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा भाई? mgh, mgh है, mgh, h, हाँ mgh अभी भी क्या होगा? mgh ही होगा। क्लियर है बात? ये तो इसका मतलब वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इंक्लाइन की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, इस चीज का ध्यान रखना। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ इंक्लाइन। क्लियर है मेरी बात? तो और मैं बता देता हूं, जैसे मान लिया ये डस्टर है, ये डस्टर है, ये रहा, आप इसे सीधे ले जाओ यू ऐसे, mgh, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? mgh। मान लीजिए इस डस्टर को आप ऐसे ले गए और यहां पे लिया है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? mgh। इसे आप घुमा करके इसी पॉइंट पर लिया है, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? mgh, है ना? ऐसे है, मान ले कोई पॉइंट यहां है और आप इसे नीचे की ओर h डिस्प्लेसमेंट कर दिया है, तो व्हाट इज द वर्क डन? पाथ 1 ऐसे मान लेते हैं, आप पाथ 2 ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, इसे पाथ 2 मान लेते हैं, और आप ऐसे गए और ऐसे गए, इसे पाथ 3 मान लेते हैं। सही है बात? यू ऐसे गए, हाँ? तो what is the path work done by path 2 and path 3 सेम होगा और mgh होगा। अगर जो आप ये पाथ ऐसे ऐसे घूमते हुए यहां तक ले आते हैं इसे, और इसे मैं पाथ 4 बोल दूं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन पाथ 4
also equal to mgh, है ना? वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख लेंगे, ग्रेविटी इन ईच पाथ विल बी कितना, mgh इन ईच पाथ। टोटल वर्क डन सेम नहीं होगा, मतलब सबके डिस्प्लेसमेंट सेम है। दोबारा से बोलना। सर ये जो हमने निकाला है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी था, तो उनका टोटल वर्क डन देखें तो वो भी सेम होना चाहिए। टोटल वर्क डन मतलब मैं समझा नहीं। तो मतलब सिर्फ ग्रेविटी का नहीं और बाकी जो फोर्सेस वगैरह होंगे उन सबका भी अगर सम लेकर देखें तो नहीं 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 नहीं, हम तो केवल और केवल यहाँ ग्रेविटी की बात करते हैं बस, ठीक है? वो सर वो नॉर्मल फोर्स नॉर्मल नहीं 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 नहीं, नॉर्मल की बात ही नहीं कर रहे। जैसे डस्टर है, अब ये डस्टर ऐसे करके, ये डस्टर है ऐसे करके यूं गया, यूं आया, यूं आया, तो कितने फोर्स लग रहे हैं इस पे? 2। कौन कौन से? एक तो ग्रेविटी लग रहा है और एक मेरा हाथ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है। तो मैं तो पूछ रहा हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ, एक्सटर्नल की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, है ना? मैं तो बस वर्क डन बाय ग्रेविटी बताऊं। क्लियर है क्या बात? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh in each case। दूसरा, अगर जो मान लेते हैं भाई, लिखो साइन अप। हाँ, अगर जो मान लिया ये तो इनिशियल था, ऐसे लिख लेंगे इनिशियल, और ये था फाइनल पॉइंट। अगर जो अब मैं यहाँ पे इनिशियल है और ये फाइनल है ना, ऐसे करके, और ये h है ये, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? ऐसे ले जाए तो, और ऐसे ले जाए तो माइनस mgh, है ना? W1 W2 W3 माइनस mgh, माइनस mgh, सही है? अच्छा, ये बताओ, तो इसका मतलब जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। जैसे मान लिया वर्क डन बाय कुली, वर्क डन बाय कुली ऑन प्लेटफॉर्म, है ना? प्लेटफॉर्म है ना? वर्क डन बाय कुली ऑन प्लेटफॉर्म। कैसे? मान लिया ये प्लेटफॉर्म है और ये कुली है, ऐसे है, और कुली ने अपने सर पर बॉक्स उठा रखा है। तो जब वो कुली इस पे चलेगा तो थोड़ी देर बाद कुली का बॉक्स ऐसे आ जाएगा, यूं सीधा सीधा चल रहा है ना? थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं यूं। तो मान लिया ये d डिस्टेंस चला, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय कुली? 0। क्यों? दोबारा से बोलना। समझ में नहीं आया। कुली पर नहीं, कुली जो फोर्स लगा रहा है, देखो इधर, हाँ, एक तो लगेगा इस पे mg, और उसके हाथ या सर उस पे क्या लगाएंगे? नॉर्मल फोर्स, है? और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है 90 डिग्री। क्लियर है? तो जो कुली बल लगा रहा है, कुली फोर्स कितना लग रहा है? कुली फोर्स लग रहा है md cos 90, ये
तो जो n होगा वो होगा mg के बराबर, लेकिन ये कितना हो जाएगा 0, इसलिए आ गया कुली के द्वारा वर्क। तो इसका मतलब यदि कुली प्लेटफॉर्म पर एक वेट उठाकर ले जा रहा है तो वर्क डन बाय कुली कितना होता है 0 होता है। लेकिन कुली तो थक जाता है, कुली तो अगर जो आप कुली से ऐसे कहने लगो कि आपने तो कोई काम ही नहीं किया तो पैसे किस बात के हैं? तो आप सही है कुली सही है बताओ। हाँ नहीं दोनों तो सही है, सही तो दोनों है, तो वर्क तो करते हैं है ना, लेकिन हमारी जो डेफिनेशन है वो है वर्क जो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यदि आप अपने घर के दीवार पर ऐसे बल फोर्स लगाएंगे, दीवार को धकेलेंगे, तो सुबह से शाम तक आप धकेलते रहो तो डिस्प्लेसमेंट तो होना नहीं है, तो वर्क तो होगा 0, लेकिन आप थक जाओ है ना। तो ये है, तो टेक्निकली जब हम वर्क बोलेंगे जब डिस्प्लेसमेंट होगा तभी हम वर्क बोलेंगे। हमारे हिसाब से कुली ने कोई वर्क नहीं किया, बस ये ठीक है ऐसे। तो जब डिस्प्लेसमेंट होगा तभी हम बोलेंगे कि कुछ ना कुछ वर्क हुआ। आगे क्या बात समझ में? चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द फोर्स required to move the block with constant velocity, also find work done by F external and frictional force in moving the block by 10 meters. Same it. As shown in figure. कैसे? Frictional force in moving the block by 10 meter as shown in figure. By 10 meter as shown in figure. Yes, sir. हाँ भाई, हाँ तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा?
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है, यह 2 kg, ये हो जाएगा F, F cos 53, हो जाएगा फ्रिक्शन, ये हो जाएगा F sin 53, ये हो जाएगा mg, ये हो जाएगा नॉट। सही है। अगर जो मेरे को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। इसका मतलब खींचने वाला फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? रोकने वाले फोर्स के बराबर। म्यू इनटू एन cos 53 3/5 है ना। और यहाँ पे देखो n plus f sin 53 should be equal to mg। f क्लियर है क्या बात? बोलो। ऊपर का फोर्स n plus f sin 53 is equal to mg, तो नॉर्मल की वैल्यू इसके अंदर रख देंगे हम। तो 3f/5, म्यू की वैल्यू कितनी थी? 0.2, और नॉर्मल की वैल्यू यहां से निकाली 20 माइनस 4f/5। सही है। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4, और ये कितना बचेगा? 0.8/5 into f, तो ये तो जाएगा 0.6f, है ना। 0.6f is equal to 4 minus 0.16, 5 का 5, 5 6 30, और ये आ जाएगा 0.76f is equal to 4, तो f आ जाएगा 4/0.76 न्यूटन। सही है। इतना फोर्स रिक्वायरमेंट है। सही है। हाँ भाई, तो अब ये इस ब्लॉक को मूव कराना है हमें। कितने मीटर मूव कराना है? 20 मीटर। ऐसे 20 मीटर मूव कराना है। कितना? 20 मीटर मूव कराना है। तो व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स? कितना आंसर आएगा? F cos कैसे? 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ये बात समझ में आती है नहीं? तो फोर्स कितना था? 4/0.76 और cos 53 3/5 into 10। सही है। तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 चौक 24.76 जूल इज द करेक्ट आंसर। भैया पॉइंट से कैलकुलेट कर लेना, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं।
अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा भी तो वर्क निकालना है इसमें, तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा, माइनस फ्रिक्शन इंटू एस, तो माइनस म्यू इंटू एन इंटू एस। हाँ भाई, म्यू कितना आएगा बता सकते हो, म्यू -0.2 और नॉर्मल की वैल्यू यहां से निकलेगी। देखो ध्यान रखना, थोड़ा गड़बड़ वाला सवाल है। तो जो नॉर्मल की वैल्यू होगी 20 - 4 और ये हो जाएगा 4 अपॉन 0.76। थोड़ा कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 76 - 16 अपॉन 5 इंटू 0.76। कैलकुलेट करो, हेलो, हाँ पुरानी रखी है, उसके लिए रखी है, एक तो एमपीएससी के लिए और एक तो छात्र पांच। नमस्कार, हाँ हाँ भाई, तो निकाल लोगे, तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क है ना, पॉइंट म्यू इनटू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स कितना जाएगा, ये आ जाएगा 60 अपॉन 5 से गुणा कर देंगे, 0.76 इनटू 5, 5 × 6 = 30, हां से लग गया 3, 5 5 × 7 = 35 और 3 38, तो 3.8 ही आ जाएगा नॉर्मल। देखना इतना ही आ रहा है बेटा, और डिस्प्लेसमेंट है 10, ये है। तो आप कर लो फिर 120 बटे 3.8 माइनस जूल, इतना वर्क आ जाएगा। ठीक है, ये है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं कुछ इसमें। हो गया भाई, चलो अब देखो
एक दो टाइप के और जो छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा देता हूँ इसमें, है ना। तो आते रहते हैं इस टाइप के जेईई मेंस में क्वेश्चन, जैसे डॉट प्रोडक्ट पे है ना। क्वेश्चन लिख लो, लिखो, if force F is equal to 2I plus J plus 2K Newton acts on a particle and it displays its displacement, and its displacement is 2I, displacement is I minus J plus 2K meter. Find work done by force. ऐसे आएगा सर, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। क्लियर है क्या बात? कॉपी कर लिया बेटा? दोबारा से बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ, वेक्टर वाला तो काम इसी के लिए तो किया था, इसी चैप्टर के लिए। अब फिजिक्स में यूज आएगा सबका, जो वेक्टर में हमने पढ़ा था, ध्यान हो आपको। तो क्या आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो? वर्क जो होता है F डॉट D होता है, तो F कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 2I plus J plus 2K डॉट D वेक्टर I minus J plus 2K। तो क्या आप इसका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो बेटा? हाँ, I का I के साथ 2, J का J के साथ -1, K का K के साथ 4, तो कितना आ गया? 4 और 2 6 माइनस 1 5 जूल इज द वर्क, बस दैट्स इट, दिस द आंसर। क्लियर है क्या? ये है। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से होगा? फॉर एग्जांपल वो फोर्स दे देगा, फिर फोर्स F इज इक्वल टू 2I माइनस J प्लस 4K न्यूटन X on a particle whose initial position is whose initial position is 1, 2, 3 and it displays to final position 2, -1, 1. Find work done by force. Find work done by force. हाँ भाई, find work done by force कैसे करेंगे बताओ? तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। r2 वेक्टर कितना है भाई? 2 -1 1, r1 वेक्टर क्या है? 1, 2, 3। ये बात समझ में आती है नहीं? इसका मतलब ये होता है 2I माइनस J प्लस K। इसका मतलब ये होता है I प्लस 2J प्लस 3K। क्लियर है क्या बात? तो ये हो जाएगा I minus 3J minus 2K. This is the displacement vector. तो अब इस केस में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दे रखी है। इसमें तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट दिया हुआ था, इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन दिए तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। और टोटल वर्क कैसे आएगा? F डॉट D से। फोर्स कितना दे रखा है? 2I माइनस J 4K डॉट I माइनस 3J माइनस 2 प्लस 3 माइनस 8
-3 जूल इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेना एक बार, कोई गलती तो। Yes, sir. क्लियर है क्या बात? Yes. ऐसे ही एक मिनट। दूसरा इस टाइप से सवाल दे सकता है, देखो मान लेते हैं, है ना, ये बॉडी सब्जेक्टेड, लिखेंगे बॉडी इज सब्जेक्टेड to force F vector is equal to -I plus 2j plus 3k, है ना। what is the work done? What is the work done by this force? What is the work done by this force in moving the body through a distance 4 meter along z-axis and 3 meter along y-axis? बताओ भाई आंसर कर दो। Yes, sir. हो गया भाई? हाँ भाई, कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा 4k कैप प्लस 3j कैप। ये बात समझ में आती है नहीं, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट को लिख दें 3j कैप प्लस 4k कैप, तो जो W होगा वो होगा F डॉट D वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर कितना है? -I प्लस 2j प्लस 3k, है ना, प्लस 3k डॉट 3j प्लस 4k, तो कितना जाएगा? 6 और 12 That's true. 18 जूल इज द करेक्ट आंसर। Yes. दिस द वर्क। तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के भी हो सकते हैं।